इसके अंडर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, यानी कि अगर आप फ्रांस की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कि सीजीपीए इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता जितनी आपकी पब्लिकेशंस मैटर कर रही होती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जिसके अंदर ट्रैवलिंग आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, अकोमोडेशन जो है वो मिल जाती है। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेना चाहते हैं तब भी आपको उसके चार्जेस अलग से यानी कि स्टाइपेंड के तौर पे मिलते हैं। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यूज़ किया था तो मतलब उनके भी सीजीपीए इतना ज़्यादा नहीं था, 2.8 2.9 इतना सीजीपीए था, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले में या फ्रांस में पेरिस में वो लोग स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे। नहीं, मिस एक्चुअली इसके अंदर इन्होंने ना ज़्यादा कोशिश की है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाए। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो आपको स्कॉलरशिप में आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर जो कोर्सेज हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी कोई खास रिस्ट्रिक्शन उस तरह से नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। आपको 10,000 यूरोस का स्टाइपेंड दिया जाता है ईयरली, जिससे आप इजीली अपने एक्सपेंसेस, अपनी फीस को कवर कर सकते हैं। इसके अंदर भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। मेरे साथ मौजूद है मिसाली सत्यन। आज हमारा जो टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान से बाहर मूव करें, अब्रॉड स्टडी के लिए जाएं, बट ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट का उस तरह से बजट नहीं हो पाता, रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे होते हैं। तो हमने कोशिश की, क्योंकि फ्रांस एक बड़ा विजिबल कंट्री और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कंट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन देखा जाए, सेटलमेंट वाइज भी इस पर हम अक्सर वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमने सोचा हम इसके अंदर जो स्कॉलरशिप मिलती हैं उन पे थोड़ी सी बात की जाए। कुछ 2-3 ऐसी स्कॉलरशिप है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट आइल्स आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं होती, कम्प्लीटली फ्री प्रोसेस होता है। तो इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप को लेकर आए। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारा आप समझ लें बेनिफिशियल डाटा होता है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम इस चैनल पर लेके आते हैं आपके लिए, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए, कि वो पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं, स्टडीज़ पे जाना चाहते हैं, किस स्कॉलरशिप को टारगेट कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कौन कौन सी अपडेट्स ऐसी जिनको उनको फॉलो करना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें कवर कर रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो से भी फायदा उठाएं और इसको एंड तक देखें। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई फ्रांस के रिलेटेड, जिसमें हम बेनिफिट्स आपको बता रहे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी ओपन हो रही थी उसके बारे में बता रहे होते हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी कुछ स्कॉलरशिप के ऊपर हमने सेपरेट वीडियोस भी बनाई है। बट आज हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट लेके आए, डिटेल से बात करेंगे, मल्टीपल स्कॉलरशिप को कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप इन स्कॉलरशिप में कैसे जा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं। इसलिए इसके अंदर जो हमने पहली स्कॉलरशिप ऐड की उसका नाम है आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप इनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। इसके अंडर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, यानी कि अगर आप फ्रांस की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैंपस फ्रांस के ऊपर भी मिल जाती है। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप इनकी जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती हैं, जो कि ईमेल के थ्रू मोस्टली स्टूडेंट ले रहे होते हैं। तो अब मिस हमारा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि टाइमलाइन क्या है इसकी। ठीक है, टाइमलाइन के लिए मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपने जब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी, यानी कि अक्टूबर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी है, इनका पोर्टल भी ओपन हो चुका है, तब ही अप्लाई करना होता है। इसके अंदर आपको मिस बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस जो है वो कवर नहीं है स्टिल, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा फीस होती नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जिसके अंदर ट्रैवलिंग आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, अकोमोडेशन जो है वो मिल जाती है। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेना चाहते हैं तब भी आपको उसके चार्जेस अलग से यानी कि स्टाइपेंड के तौर पे मिलते हैं। अच्छा, इसके थ्रू आप M1 और M2 में अप्लाई कर सकते हैं ना, तो उन दोनों के बेनिफिट्स डिफरेंट हैं कि सेम है? मिस एक्चुअली जो मास्टर्स के प्रोग्राम है उसके तकरीबन बेनिफिट सेम है। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपके जो प्रोग्राम की ड्यूरेशन है ना, उस पर थोड़ा बहुत आप समझ लें कि कैटेगराइज हो सकता है। M1 कोर्सेज भी आते हैं जो कि 2 साल के होते हैं, M2 कोर्सेज भी आते हैं जो कि 1 साल के होते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और वो 3 साल की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ मास्टर्स की बात होगी, PhD को देखें तो वो आपकी 3 साल तक भी जा सकती है। और जो स्टाइपेंड है आपका वो डिफरेंट है। मास्टर्स के अंदर 1118 यूरो आपको मिलते हैं और PhD के अंदर 1800 यूरो का स्टाइपेंड भी मिल सकता है। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि इसमें सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, तो क्या प्रोग्राम्स की कोई लिमिटेशंस हैं कि आपने सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में ही अप्लाई करना है? नहीं मिस, एक्चुअली इसके अंदर इन्होंने ना ज़्यादा कोशिश की है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाए। एक्चुअली जो स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इसीलिए होता है कि वो किसी न किसी फील्ड को प्रमोट करना चाह रहे होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा किसी न किसी सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा होता है। इसके अंदर भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं
तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। आर्ट एंड डिज़ाइन में उस तरह से कोई कोर्स खास अवेलेबल नहीं था जो मैंने चेक किया। साइंस टेक्नोलॉजी के कोर्सेज अच्छे अवेलेबल हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सोशल साइंस के कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके अंदर इंजीनियरिंग है, बायोलॉजिकल साइंसेज के जितने भी कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ साइंसेज में जाना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है, और आई थिंक लॉ के कुछ एक दो कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, बट आप समझ लें कि आपको ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस, इन फील्ड्स को ज़्यादा जो है ना टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप एक बहुत अजीब सा या बेसिक सा कोर्स करना चाहेंगे, मतलब कोई भी कल्चरल रिलेटेड, तो आई थिंक उसके अंदर आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कॉलरशिप जो है वो कॉम्पिटेंट है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है। तो वो चाह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को जो रिसर्च बेस्ड जाना चाह रहे हैं या जिसका उनको भी फ़ायदा हो वहाँ पर अप्लाई करें। तो ये सब आप समझने की रिस्ट्रिक्शन आती है। हाँ, इसके अंदर जो कोर्सेज हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी कोई खास रिस्ट्रिक्शन उस तरह से नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में कर सकते हैं, बट स्कॉलरशिप मिलने के जो ज़्यादा चांसेस हैं वो आपको इन फील्ड्स के अंदर जो मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा सर, मतलब सिर्फ एमबीबीएस के आपके पास इसमें स्कॉलरशिप में कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपके पास आर्ट्स के नहीं अवेलेबल, बाकी तो आपके पास हर कोई काम ही अवेलेबल है? जी हाँ, कह सकते हैं, आप कह सकते हैं बिल्कुल। एमबीबीएस की स्कॉलरशिप मिलना ऑलरेडी मुश्किल होती है, और आर्ट एंड डिज़ाइन का उस तरह से पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कम है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें अप्लाई किस तरह करना है? स्टूडेंट डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, मतलब उसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है? और अगर स्टूडेंट्स अप्लाई कर भी देते हैं, उन्होंने अपना सेमेस्टर बीच में से फ्रीज करवाना है कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो क्या उसमें उसको मतलब इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं कि उसको अलाउ कर दिया जाता है? वैसे एक्चुअली देखें, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, स्कॉलरशिप के ऊपर जाता है, पहले तो उसकी कोशिश ऐसी नहीं होती कि वो गैप ले ले। ऑब्वियसली आप स्कॉलरशिप पे हो, आपकी कोशिश होती है मैं इसको अवेल करूँ चांस को, इसमें से कोई भी ऐसा अपनी प्रोफाइल के अंदर कोई ऐसा गैप या इस तरह का कोई इशू ना लेके आऊँ जिसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप से निकाल दिया जाए या मेरी स्कॉलरशिप पॉज हो जाए। आप गैप ले सकते हैं, आप फ्रीज करा सकते हैं सेमेस्टर, बट उसके अंदर आपकी स्कॉलरशिप बिल्कुल पॉज हो जाएगी, फिर आपको कोई जो अलाउंस वगैरह है वो नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये थी कि प्रोसेस की इंडिविजुअली आप प्रोसेस नहीं कर सकते, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि आपने इंस्टीट्यूट के अंदर जब अप्लाई करना है उसका भी प्रॉपर वे है। आप एक तो कैंपस फ्रांस की तरफ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उनसे पूछ लें। नहीं, अगर आपको समझ आ रही, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस कोर्स में जा रहे हैं, उनका इंटरनेशनल ऑफिस होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनेशनल ऑफिस होता है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो अकोमोडेट करने के लिए होता है। कोई इशू अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को आ रहा है, समझ नहीं आ रही चीज़ों की, तो वो उसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो फिर आपको डिटेल दे देंगे कि हमने इस साल किस कोर्स में स्टूडेंट्स को ज़्यादा भेजना है, क्योंकि मैं सी इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है। इंस्टीट्यूट ने खुद डिसाइड करना होता है कि किस स्टूडेंट को उन्होंने भेजना है और किस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है। तो इसके लिए यही है कि आप इंस्टीट्यूट से रब्ता करें, आप उनको बताएं कि मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ और मैं स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कंसीडर करें। अपनी प्रोफाइल उसके अंदर दे दें, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके होते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, और इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है पहले वो आपने देख लेंगे। कोर्स की रिक्वायरमेंट से कहने का मकसद ये है कि अगर कोर्स के अंदर आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। नॉर्मली क्योंकि आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इस तरह से हमने भी स्टार्ट में भी यही बताया था व्यूवर्स को कि आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, तो बिल्कुल इस तरह का कोई इशू नहीं आता। तो इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है कि क्या स्टूडेंट एप्लीकेंट जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि आप नहीं खुद अप्लाई कर सकते, आपका इंस्टीट्यूट ही करवाता है। मतलब यही है कि आपने इंस्टीट्यूट में अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन दे देनी है, देन इंस्टीट्यूट ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे कैंपस फ्रांस को फॉरवर्ड करेगा और कैंपस फ्रांस आपकी सिलेक्शन कर देगा स्कॉलरशिप बिल्कुल, के लिए। इसके अंदर जो टाइमलाइन आ जाती है, आपने सबसे पहले अक्टूबर के अंदर एडमिशन अप्लाई कर देने हैं, एप्लीकेशन के बारे में पूछ लेना सारा अपनी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब जनवरी में इसकी डेडलाइन होती है, ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो रही होती हैं, उसके बाद फिर जो है ना कैंपस फ्रांस को यूनिवर्सिटीज़ फॉरवर्ड करती हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स आप देखें ना, अगर अक्टूबर में आपने अप्लाई कर दिया है, वो आपका ही वेट तो नहीं कर रहे, जाहिर है। और भी एप्लीकेंट्स हैं जिनका वेट हो रहा है, वो देखते हैं कि जब तक हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है कितने एप्लीकेंट्स हैं आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप को अवेल करें। उसके बाद जब उनकी एडमिशन्स बंद हो जाते हैं और एप्लीकेशंस नहीं होती, फिर वो डिसाइड करते हैं कि इनमें से कुछ ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको हमने फॉरवर्ड करना है। तो फिर जो फाइनल रैंकिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली इस साल की तो अभी कंफर्म नहीं है 2025 की, बट 2024 के अंदर जनवरी में जब इनकी क्लोजिंग हुई थी डेडलाइन की, उसके बाद अप्रैल में जाके रिजल्ट आए थे जो पब्लिश उन्होंने की थी रैंकिंग कि आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए।
तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स को ज़रूर इसको टारगेट करना चाहिए। अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। वैसे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं होती, और एक्सपेंस भी अगर आप पेरिस से अलावा किसी छोटी सिटी में रह रहे हैं तो आपका एक्सपेंस भी बहुत कम आता है। बिल्कुल मिस, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी मुनासिब है फ्रांस के अंदर। देखिए आपको स्कॉलरशिप अगर चले गए तो और ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए। आई वुड से कि आप एटलीस्ट ट्राई करें। अगर आपको मिली होगी, आपको मिल जाएगी, आपकी रेलिवेंसी होगी कोर्स के अंदर आपकी। कुछ स्टूडेंट्स को मिलती है जो आप समझ लें कि जिनकी CGPA लो भी है ना, उनको भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द रेलिवेंसी। आपको नहीं पता कि आपके साथ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्या प्रोफाइल है। एटलीस्ट आपको अपनी प्रोफाइल का पता होना चाहिए कि मैं जिस कोर्स में जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी की क्या गोल्स हैं, जिस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर मैं जा रहा हूँ, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनका क्या गोल है, क्या विजन है। थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत है इसमें, बट ये कि अगर आपको मिल जाए तो आपके सामने कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल। तो मैं हमारे व्यूअर्स को काइंडली ये बताएं कि इस लिस्ट में आपके पास और कौन सी स्कॉलरशिप है जो हमने ऐड की। इस लिस्ट में जो हमारे पास अगली स्कॉलरशिप है वह आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, जो कि स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होती है। और स्कॉलरशिप का नाम है IDEX। इसके थ्रू आप मास्टर्स के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे ठीक है। बड़ी बात है कि इसमें आपको प्रोग्राम्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। अच्छा। आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू। बाकी आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले में भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके अंडर आती हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह आपने बताया कि इंस्टीट्यूशंस अंडर आते हैं, इसका क्या मकसद हुआ? क्या ये IFL स्कॉलरशिप की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, या कोई और इसका प्रोसेस है? मतलब यही है कि जो स्कॉलरशिप है ये तो स्पेशली आपको इसीलिए है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले में पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के थ्रू तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले के अंडर आते हैं, कह सकते हैं कि उनके मेंबर्स हैं, सही तो बात। स्टूडेंट्स फिर उनको भी टारगेट कर सकते हैं। IDEX स्कॉलरशिप के मेंबर्स हैं, हाँ आप ये जी। समझ लें। तो बिल्कुल करना चाहिए अप्लाई। इसके अंदर थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह कि आपने बताया तमाम फील्ड्स अवेलेबल है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपने वही मीट करनी है, स्कॉलरशिप की अपनी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? सर इसमें यही होता है कि आपने प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है, वो आपके प्रोग्राम पर ही डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो आपको स्कॉलरशिप में आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपकी स्कॉलरशिप में आपके प्रोग्राम आपका रिक्वायर कर रहा है आर्ट्स, तो फिर आपने आर्ट्स का सर्टिफिकेट साथ अटैच करना होता है। इसके अंदर मिस मोस्टली जो मैंने देखा है ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कोई ऐसी बड़ी स्कॉलरशिप है, डार्ट हो गया, चीनिंग हो गया, फुलब्राइट हो गया, उनमें थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप जो है रिक्वायरमेंट होती है सेपरेट। बट जिस तरह ये स्कॉलरशिप है ये मोस्टली कैंपस फ्रांस की तरफ से अगर है, यूनिवर्सिटी की तरफ से है, तो वो ये देख रहे होते हैं कि हमारे जो कोर्सेज में आप अप्लाई कर लें, अगर आप इसमें मजीद जो बाकी एप्लीकेंट्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे तो फिर हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। तो ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेटर भी रहता है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को टफ उस तरह से क्राइटेरिया मीट नहीं करना पड़ता। मतलब वही है कि आपकी पब्लिकेशंस हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने अगर आपका CGPA नहीं भी अच्छा, आपका 2.9 है, 3 है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यूज़ किया था तो मतलब उनके भी CGPA इतना ज़्यादा नहीं था, 2.8 2.9 इतना CGPA था, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले में या फ्रांस में पेरिस में वो लोग स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे। तो मतलब कि CGPA इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता जितनी आपकी पब्लिकेशंस मैटर कर रही होती हैं। रेलिवेंसी भी इसके अंदर आ जाती है, वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो मैं व्यूअर्स को ज़रूर ये मेंशन करूंगा कि अगर आपने वो हमारी इंटरव्यूज़ वाली नहीं देखी तो ज़रूर आप वो वीडियोस देख लें। फ्रांस के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स का हमने इंटरव्यू किए हैं, चाइना के स्टूडेंट्स का भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। स्टूडेंट्स की जो भी स्टोरीज होती हैं वो आप तक पहुँचेंगी, उससे स्टूडेंट के लिए आसानी है, उनको पता चलेगा कि यार मेरी भी ये प्रोफाइल थी और मेरी तरह की प्रोफाइल का स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ रहा है, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, तो इससे एक मोटिवेशन भी मिलती है। प्लस ये कि आपको भी एक पाथवे मिल जाता है कि अगर इन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया तो मैं भी करूँ, हो सकता है मेरे लिए भी वो चांस बन जाए। तो मिस काइंडली आप थोड़ा सा इसका बेनिफिट भी बता दें, क्या बेनिफिट है हमारे व्यूवर्स को अगर वो इसमें अप्लाई करेंगे, प्लस इसका जो प्रोसेस है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर इसके बेनिफिट्स यही हैं कि आपको एनुअली 10,000 यूरोज तक का अलाउंस दिया जाता है। Annually? और वैसे भी जो आपकी ट्यूशन फीस है वो फिर ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो रही होती है। मतलब इतना ज़्यादा आपको अलाउंस दे दिया जाता है कि आप अपने सारे एक्सपेंसेस और अपनी फीस को इजीली कवर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले में वैसे भी आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 250 यूरो से स्टार्ट हो रही होती है, जो कि ईयरली होती है। स्टूडेंट्स ईजिली उसको कवर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को देखें तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना होता है। आपको ऑटोमेटिकली मतलब फॉर्म में आपको पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका ये नहीं होता कि आपने यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप में के लिए अलग से अप्लाई करना है, फिर आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लिया जाएगा अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तो। ठीक हो गया मिस, हम कोशिश करेंगे कि लिंक्स भी ऐड कर दें डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि उनके लिए भी आसानी, स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, जाके कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ चेंजेस आती है तो वो भी उनको मिल जाएगी। बस मिस इसकी थोड़ी सी डेडलाइन के बारे में बताते हैं कि अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, क्या
वही प्रोसेस है अक्टूबर से जनवरी तक, या इसका कोई और प्रोसेस है? इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अभी के लिए तो क्लोज़ हो चुकी हुई हैं। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस जो है वो अप्रैल में स्टार्ट होती हैं और मई में क्लोज़ हो जाती हैं। तो आपको फिर 1 मंथ के ड्यूरेशन में ही अप्लाई करना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके रिक्वायर्ड होते हैं उन सबको अटैच करके। इसी लिस्ट में सर मैंने एक और स्कॉलरशिप ऐड की है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जो कि है एम्पेयर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो कि एम्पेयर आपको एक्सीलेंस। एक ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ऑफर की जा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन, जो कि फ्रांस की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। अगर उसकी रैंकिंग की बात करें तो वो 187 नंबर पर रैंक करती है। इस यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। आपको 10,000 यूरोज़ का स्टाइपेंड दिया जाता है ईयरली, जिससे आप इजीली अपने एक्सपेंसेस, अपनी फीस को कवर कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं और आप M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, M2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छा, आप एक स्पेसिफिकली अब मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स में आई थिंक पहले ही बहुत लिमिटेशन है, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती। तो आप ये थोड़ा सा बताएं कि प्रोग्राम्स की कोई लिमिटेशन है और प्रोसेस इसका किस तरह से होता है? जी सर, इसमें प्रोग्राम्स की लिमिटेशंस होती हैं। आप साइंस के प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हैं। तो मतलब कि इन प्रोग्राम्स को आप चूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की बिल्कुल लिमिटेशंस हैं। आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं अच्छा, होते engineering या और डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशंस अगर आप अप्लाई करें तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन की वेबसाइट से ही अप्लाई करना होता है। और इस यूनिवर्सिटी में आपको एक और स्कॉलरशिप भी ऑफर की जा रही है, ग्रेजुएट प्लस स्कॉलरशिप। उसकी मतलब के प्रोग्राम्स की लिमिटेड मतलब डिफरेंस है। आपको फिजिक्स के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं और उन डिपार्टमेंट सब वाइज हो सकता है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। और सबकी अलग अलग लिंक्स हैं और अलग अलग लिंक्स के थ्रू अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। और एम्पेयर एक्सीलेंस का भी अलग से एक लिंक होता है, वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जब इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो आपके पास वो लिंक शो हो जाता है। तो आई थिंक ये हमारी काफ़ी बेनिफिशियल स्कॉलरशिप्स है और काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप है। जिस तरह आपने इसमें ग्रांट्स वगैरह बताए, बहुत ज़्यादा ग्रांट्स हैं, तो करना चाहिए स्टूडेंट्स को अप्लाई, बिल्कुल करना चाहिए। आप इनकी लिंक्स हम ऐड कर देंगे, कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। आप एक दफ़ा फिर उसको गो थ्रू कर लें, रीड कर लें, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारी थ्रू जो है तरफ से मिस हो गई वो भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सब चीज़ें उस तरह से डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। हमारी कोशिश होती है हम कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करें इजी वे में, ताकि आप उसको समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। मोरओवर फ्रांस में पढ़ने के वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप ये देखें कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग मुनासिब है वहाँ पर। अगर आप स्पेसिफिकली पेरिस में नहीं रह रहे और उसके सेंटर में नहीं रह रहे तो उसके साइड्स पे आपको इतनी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव नहीं पड़ता रहना। प्लस ये कि यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप फीस वगैरह देखें वो भी मुनासिब है, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है, पार्ट टाइम वर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बड़ा कंट्री, बड़ी इकॉनमी है, तो इस तरफ से आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट अगर बात की जाए, लैंग्वेज सीख लेंगे, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी उस तरह ही मिल जाएंगी। आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, एवरेज सैलरीज 2-3 हज़ार यूरोज़ तक भी जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। तो बिल्कुल एक अच्छा कंट्री है और पाकिस्तान से जाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ में आ सकता है। वीज़ा रेशो लास्ट ईयर या इस ईयर अब चल ही रही है, 2024 के अंदर 95% वीज़ा रेशो थी। स्टूडेंट्स का एक दिन में भी वीज़ा आया, कुछ स्टूडेंट्स का 3 दिन में ही वीज़ा आया, एक हफ्ते के अंदर भी वीज़ा आया। तो ये सब चीज़ें फ्रांस प्रोवाइड कर रहा है। उस तरह से अपॉइंटमेंट का इशू कोई नहीं आ रहा है, ईजी प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस चलता है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप में नहीं जा सकते, आप सेल्फ पे जाना चाहते हैं, हमारी टीम से ज़रूर रब्ता करें। एक दफ़ा हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी कि आप किस प्रोग्राम में, किस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल हैं और उसका क्या क्या क्राइटेरिया और क्या उसका प्रोसेस होगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। होपफुली मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है अगर आप जानना चाहते हैं उस बारे में, कि स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, कोई ऐसे टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें हमारे पोर्टल से, आपको मिल सके। ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा कंटेंट जो एजुकेशनल होता है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं समझ आ रही है, आप जानना चाहते हैं, तो हमसे आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।